नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी कवर्ड 6 एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, जो कांस्टेंट प्रेशर पर होकर होता है, जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। एंड द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज इज देयर इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, देन वी कवर्ड साइक्लिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन और जूल एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस। ऑल दीज 6 एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? आज के लेक्चर में हम फेज चेंज एंड मेयर्स फॉर्मूला के बारे में कवर करेंगे, एंड ऑल द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारे पास। तो बिना समय गवाइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले मेयर्स फार्मूला की। मेयर्स फार्मूला क्या होता है? तो देखो, मेयर फार्मूला एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो हीट कैपेसिटी होती है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो जो डिफरेंस होता है हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय एन इंटू आर, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, सी पी इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सी वी इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो दोनों साइड यदि मैं इसमें, तो ये इसी रिलेशन को ही हम मेयर्स फार्मूला बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, इस दोनों साइड में यदि n से डिवाइड कर दूं, है ना, तो मैं इसको ना स्मॉल c माइनस स्मॉल, देखो यहाँ पे कैपिटल C का मतलब हीट कैपेसिटी है। जब हम स्मॉल c लिखते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं यदि दोनों साइड n से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? जी मिलेगा। ठीक है, तो यदि मुझे हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये हो गया। और यदि मुझे मोलर हीट कैपेसिटी की टर्म्स में लिखना हो तो मैं सिंपली स्मॉल सी लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये मेयर्स फॉर्मूला है, समझ में आई चीज़ें। अब हम इसको क्या करेंगे? डेराइव करना है। ठीक है ना, वी विल डेराइव दिस रिलेशन। तो हमारे पास सपोज करो, क्या कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम करो हमारे पास आइडियल गैस है। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। आइडियल गैस है एंड इट इज अंडरगोइंग सम स्मूथ टेम्परेचर चेंज, dt टेम्परेचर चेंज इट इज अंडरगोइंग, है ना। सपोज सम डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। तो डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दिया हमने सिस्टम, एंड सपोज द सिस्टम गेट्स एक्सपेंड। तो कुछ एक्सपेंड हो जाता है हमने ना, तो पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगे, लेट अस अज्यूम दैट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होगा? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू डेल डब्ल्यू। समझ में आया? ठीक है ना, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो, तो जो हमारे पास वर्क डन है ये, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज वर्क डन इज व्हाट? P इंटू डी वी। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे ये तो टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या बचा? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारे पास हीट होगी वो सारी किस में चली जाएगी? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में चली जाएगी। कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया? तो जो हीट कैपेसिटी होगी, तो हीट कैपेसिटी हम क्या जानते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और डेल क्यू हमारे पास क्या है? डी यू। कोई डाउट है? तो ये ध्यान रखो, पहली तो बात ये। दूसरा, ना वी विल टॉक अबाउट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? यही तो है। डेल डब्ल्यू को मैं क्या लिखा? पी डी वी। नाउ हियर द प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाला, अब हम हीट कैपेसिटी क्या निकालेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? यही तो होगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट यदि कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म है ना, ये देखो यही तो आएगा मेरे पास सिंपली। तो पी तो कांस्टेंट है, देखो पी मैंने बाहर रखा और मैंने वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सिंपली क्या ये आ गया। ठीक है ना, डी वी बाई डी टी। अब देखो ये सी पी इज इक्वल टू, ठीक है, अब व्हाट वी डिड, देखो डी यू बाई डी टी इज व्हाट? इट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। डी यू बाई डी टी इज व्हाट? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज हीट कैपेसिटी। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब देखो ये डी यू बाई डी टी क्या लिखूंगा मैं? हीट कैपेसिटी प्लस पी वी डी वी बाई डी टी। ठीक है, इधर चला गया तो सिंपल डिफरेंस मेरे पास ये आ गया। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस हमारे पास क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो मेरे पास क्या आएगा? वी विल गो दिस इज, है ना, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन में पी। ठीक है ना, समझ में आया? कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, तो ये में आ गया मेरे पास, इसको सिंपली इसमें पुट कर दो तो सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू पी, डी वी बाई डी टी इज वाट? एन आर अपॉन में पी, देन दिस विल कैंसल आउट,
दिस इज व्हाट वी विल गेट। इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी दोनों साइड n से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास, है ना, स्मॉल c से लिखते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या हमें मोलर हीट कैपेसिटी लिखना हो, है ना, मैंने प्रीवियसली बताया था, ठीक है। तो ये आता है मेरे पास, ठीक है ना। कैपेसिटी कैपिटल C इज फॉर हीट कैपेसिटी, स्मॉल c इज फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। यदि यहाँ मास रखेंगे इधर, यदि नंबर ऑफ मोल्स है तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मेयर्स फॉर्मूला इज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब Cp माइनस CV इज ए NR, है ना, ये है। यदि नंबर ऑफ मोल्स मैं 1 ले लूँ तो सिंपली Cp माइनस CV इज इक्वल टू R लिख लूँगा, है ना। अब देखो ये है ना पॉजिटिव टर्म आ रही है, तो इट मीन्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर, दैट्स वाई इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू परफॉर्म वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगेंस्ट द सराउंडिंग। हो सकता है आपको ये टर्म समझ में ना आए हो। अब ध्यान से देखो, है ना, जब हम ना देखो, हम यदि एट कांस्टेंट, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास हीट क्या आती है, ये तो आती है DO, है ना, समझ में आया। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हम हीट देते हैं वो सारी की सारी किस में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाती है, ठीक है ना, समझ में आया। अब यदि मैं बात करता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है ना, और कुछ वर्क डन भी होता है, समझ में आया, ठीक है। देखो एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या होता है, DU प्लस के PdV, ठीक है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, समझ में आया। अब ध्यान से देखो गौर से, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, कांस्टेंट प्रेशर में इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और वर्क डन भी परफॉर्म होता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, समझ में आया मैंने क्या कहा। सपोज हमें 5 यूनिट क्या है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है, क्या इंक्रीज करना है, 5 यूनिट। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैं क्या करूंगा, 5 यूनिट मैंने हीट दी, अच्छा, तो वही सारी की सारी किस में चली गई, इंटरनल एनर्जी में चली गई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। यदि मुझे 5 यूनिट इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, लेट अस अज्यूम, यदि मैं एट कांस्टेंट प्रेशर 5 यूनिट इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, तो मुझे कम से कम 7 यूनिट देनी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि 5 यूनिट तो किस में बढ़ जाए, इंटरनल एनर्जी में, और कुछ मेरा मान लो वर्क डन परफॉर्म करे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना हीट, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो वही है, तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है ना, तो वो ये जो डिफरेंस होगा वो एक्स्ट्रा ही तो आएगा जो हमने एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास होगा। तो Cp माइनस CV का जो डिफरेंस है ना, इट रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड, है ना, ये एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू परफॉर्म वर्क, है ना। ये एक्स्ट्रा हीट जो हम प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर वो एक्स्ट्रा वर्क ही तो परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई एक्सपेंशन नहीं होता, तो सारी हीट सप्लाई इंक्रीज करती है इंटरनल एनर्जी, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ पार्ट ऑफ हीट सप्लाई क्या करता है, वर्क भी परफॉर्म करता है, इसीलिए Cp ज़्यादा होता है, समझ में, मेकिंग Cp ग्रेटर देन CV। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि वाई Cp इज ग्रेटर देन CV, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमारे पास क्या है, फेज चेंज। तो फेज चेंज क्या होता है हमारे पास, जैसे सपोज लिक्विड से सॉलिड बन जाए, है ना, गैसेस स्टेट से लिक्विड बन जाए, या सॉलिड से लिक्विड बन जाए, ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट कॉल्ड फेज चेंज। ये क्या होता है, फेज चेंज होता है, ठीक है, समझ में आया। तो जो फेज चेंज जैसे मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, वेपराइजेशन, दीज ओकर्स एट आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक कंडीशंस, ठीक है। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मैं वाटर ले लेता हूँ, है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स। तो वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, तो टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही तो ये और एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फेज ऑफ चेंज होकर हुआ है, समझ में आया। तो एट आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक कंडीशंस फेज चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है ड्यूरिंग फेज चेंज। अब सपोज हमारे पास आइस है ना, तो आइस में क्या होगा, हीट जो होगी वो रिलीज होगी, आइस क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा और किस में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, समझ में आया, ठीक, सॉरी, हीट क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना, हीट क्या होगा, गेन होगा, तो आइस किस में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। और यदि लिक्विड से किस में बदलना है, आइस में बदलना है, तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है ना, हीट रिलीज होगी। तो लिक्विड स्टेट से हीट रिलीज होगी तो वो किस में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज हो सकती है ड्यूरिंग फेज चेंज, समझ में आया।
तो ये ध्यान रखना। तो कुछ हम एग्जांपल से भी बात करें, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रेशर, तो वाटर को बॉयल करते हैं हम अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, समझ में है ना, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल हो गया हमारे पास। तो मान लो आपके पास ना वाटर है, ठीक है, इसका मास कितना है, m है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, इसमें लिक्विड स्टेट में है, VL है, और ये किस में बदल गया, सपोज ये वेपर स्टेट में बदल गया, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम हो गई, वेपर वॉल्यूम कितनी होगी, VP, पहले वॉल्यूम VL थी लिक्विड स्टेट में, अब वेपर स्टेट में मान लो VP हो गया हमारे पास, ठीक है। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, समझ में आया। तो देखो क्या होगा, तो हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में गया तो स्वाभाविक सी बात है हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आया। तो लेटेंट हीट हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन में, समझ में आया। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, वेपर स्टेट में बदला है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, Q इक्वल टू ML इज द हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, समझ में आया। तो यदि मैं वॉल्यूम इंक्रीज देखना चाहूँ, है ना, तो VL से लिक्विड से V वेपर में वॉल्यूम में चेंज आया, तो हमारे पास देखो वर्क डन क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं ये तो होता है PdV, ठीक है। तो वर्क डन इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखो लिक्विड स्टेट से वॉल्यूम किस में बदली है, V वेपर, ठीक है ना, और ये PdV। तो जैसे मैंने बताया आइसोबैरिक प्रोसेस है, एट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज टेकिंग प्लेस, प्रेशर मैंने बाहर लिख लिया, तो मेरे पास क्या सिंपली बचा, ठीक है ना, dV का जगह क्या आएगा, वॉल्यूम, ठीक है ना, और ये V वेपर और ये V लिक्विड। तो सिंपली मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया बाय द सिस्टम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखो यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है, डेल Q इज इक्वल टू du प्लस के dW, समझ में आया, ठीक है। तो मुझे इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी, तो देखो सिंपली इधर ऐसे चला गया, ठीक है, समझ में ये हो गया। अब देखो ये कितना है मेरे पास, ML है, समझ में, हीट एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ है मेरे पास, ये ML आ गया। अब देखो माइनस और ये वर्क डन जो मैंने अभी निकाला ये लिख दिया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वेपराइजेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर की। तो देखो कंसीडर करो वाटर को हमने फ्रीज कर दिया इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, आइस हो गया। मास कितना है, मान लो m है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस जो है वाटर से किस में बदल गया, वो सॉरी हाँ वाटर किस में, लिक्विड से किस में बदल गया, आइस में। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो लेटेंट हीट है वो रिलीज होगी, है ना, एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड ने किस में बदला, आइस में। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज कर देगा, तो इसकी अंदर की जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा, वाटर ऑल्सो एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। वाटर जो होता है ना एक्सपेंड करता है फ्रीजिंग में, तो आइस में ना वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो पहले मान लो वॉल्यूम पहले कितनी थी लिक्विड स्टेट में, VL थी, अब आइस के केस में मान लो कितनी हो गई, V आइस हो गई, ठीक है। तो आइस वाली वॉल्यूम ज़्यादा होती है VL से, ध्यान रखना, ठीक है ना। वाटर जो होता है एक्सपेंड करता है फ्रीज करने पर, सो इट डज सम एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करेगा, जब एक्सपैंड होगा तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखो L बी द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब फ्यूजन हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड से किस में बदल गया, आइस में बदल गया, तो हीट रिलीज कितनी होगी, अब हीट रिलीज करेगा ना वाटर, तो सपोज डेल Q इज इक्वल टू माइनस ML या Q इज इक्वल टू माइनस ML लिख देंगे। हीट रिलीज हुई है इसलिए माइनस आया। सिस्टम यदि हीट एब्जॉर्ब करता है तो हम जानते हैं प्लस साइन लिखते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस, रिलीज करेगा तो माइनस, ठीक है, समझ में। आप देखो मैं एक बात बता दूं, आपको ध्यान होना चाहिए, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट लॉ को, ठीक है ना। तो इस डेल Q और डेल W जो है ना ये क्या इम्परफेक्ट डिफरेंशियल्स है या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, तो इनको हम चाहे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या हम Q इज इक्वल टू du प्लस के dW ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो बेसिकली लिखना ऐसे ही चाहिए, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। काफ़ी बुक्स में ना यहाँ भी DA लगा देते हैं, यहाँ भी वो चीज़ गलत है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म। अब देखो ध्यान से, तो जो वर्क डन होगा अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होगा, सिंपल वैसे ही हम निकालेंगे। देखो P इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो हमारे पास पहले वॉल्यूम क्या थी, V लिक्विड, और फिर क्या बन गया, V आइस, ठीक है ना, P तो V आइस माइनस के VL, तो सिंपली वर्क डन आ गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, देखो डेल Q की जगह माइनस ML हो गया, और ये जो हमने वर्क डन निकाला है ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।